हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, घटना चक्र सीरीज़ हमारे चैनल पर चलाई जा रही है हर सब्जेक्ट की, और उसी कड़ी में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा कैबिनेट मिशन योजना। और साथ ही साथ यूपी पीसीएस और यूपीएससी को ध्यान में रख के टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, विजन आईएएस की, ताकि आप लोगों की यूपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप जो है कि इन सभी टेस्ट पेपर को देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को भी हमने कराया है, जहाँ से आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। कौन थे वहाँ पे? क्लीमेंट एटली। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध भी उस समय समाप्त हो चुका था। भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया, जो कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। और इसके पश्चात भारत मंत्री, जो कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, तथा अन्य दो सदस्य इसमें आए थे। एक तो थे आपके कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, यानी व्यापार के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। त्रिस्तरीय प्रांतों के छोटे और बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की, तथा प्रांतों को अ ब स यानी ABC 3 ग्रुप में बांटने की बात की। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे, पहला तो भारत की एकता बनाई रखी जाएगी। ये हमारे लिए कह सकते हो कि कैबिनेट मिशन थोड़ा सा भारत के लिए पॉजिटिव रहा था। पहली चीज़ कि भारत की एकता बनाई रही जाएगी, और मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसे अस्वीकृत कर दिया था, उस मांग को ठुकरा दिया गया था। और तीसरा था, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासतें शामिल होंगी। चौथा, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी जो परिषद है उसका पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव भी दिया। तो अंतरिम सरकार का सुझाव भी इन्होंने दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे, क्योंकि इन्होंने पहली चीज़ पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, दूसरा भारतीय एक संघ का निर्माण करने की बात की जिसमें ब्रिटेन और देसी रियासतें भी शामिल थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच आया कि चलो ये जो है कि भारत की मांग के, या भारत ने जो स्वराज की बात की, स्वतंत्रता की बात की, उसके थोड़ा नज़दीक आके ये बात हमसे कर रहे हैं, यानी कि लगभग हमारी मांगों से मिलते जुलती इनकी मांग है। और इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो आइए अब इस पर कुछ MCQs हैं, उनको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन में आए तो 3 लोग थे, जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, सर पी लॉरेंस यानी कि पैथिक लॉरेंस भी थे, ये लोग थे। लेकिन अध्यक्षता जो थी वो सर पी लॉरेंस अर्थात कि पैथिक लॉरेंस जी के द्वारा की गई थी। तो समझते हैं यहाँ पे कि जब ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की, यानी कि सरकार बनी, तो वहाँ पे नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका था कि भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया, जो कि कैबिनेट मिशन के नाम से था। 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसमें अध्यक्ष के तौर पे भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। अगला प्रश्न है 46 में, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व था वो सर पैथिक लॉरेंस जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस तो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन बेवेल साहब नहीं थे। बल्कि बेवेल क्या थे? 1945 में क्या थे? ये मुख्य रूप से यहाँ के वायसराय थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे सर पैथिक लॉरेंस ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो 1946 के बाद जो है कि कैबिनेट मिशन को भारत आया था, यानी कि भारत में कैबिनेट मिशन आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा? और ये यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 का प्रश्न है। तो ये कैबिनेट मिशन जो कब आया था भारत में? 1946 में आया था। देखते हैं यहाँ पे कि मार्च 1946 में यह कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर यहाँ पर थे। इन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया कि प्रांतों को छोटे और बड़े गुट में बना दिया जाए, और साथ ही साथ जो भी प्रांत है उनको अ ब स 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाए।
अगला प्रश्न 7, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो लॉर्ड एमरी इसके कोई भी सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस भी थे, जॉन साइमन, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि जॉन साइमन नाम का व्यक्ति कोई भी नहीं था, बल्कि साइमन कमीशन जब 1927 में गठित हुआ था और 1928 में भारत आया था, तो उस समय की बात है ये। 9 नंबर है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस या आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो विलियम वुड इसमें कोई सदस्य के रूप में नहीं थे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, इसका प्रस्ताव मई में आया और इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध किससे है? क्योंकि इसमें जो है कि भारत के विभाजन को मुक्त कर दिया गया, यानी कि भारत का विभाजन नहीं होगा, तो एक कैबिनेट मिशन की योजना में शामिल किया गया था और गांधी जी इससे सहमत भी थे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 16 मई 1946 को जब कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, तो इसमें क्या थे कि पहला, भारत की एकता बनाए रखी जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। तीसरा, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें होंगी। चौथा, संविधान निर्मात्री संस्था संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। 11 प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। ये इसमें शामिल नहीं था, बाकी सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो एक कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ही कहा गया था। और अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी, इसने भारतीय न्यायालयों को शक्तियों का विस्तार किया और इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। तो 1, 2 और 3, 1, 3 या कोई नहीं। आईएएस 2015 का प्रश्न है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि केवल 1, क्योंकि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है 14, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ये भारत में जब आया था तो ये हो जाएगा आपका फरवरी 19 नहीं, यहाँ पे तो 1942 है, ये तो ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये आया था 1946 में। और कब आया था 1946 में? तो मार्च 1946 में ये भारत आया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 कथन है, पढ़ते हैं। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया था, यह भी बात सही है। और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो यह बात भी सही है। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है। और अगले प्रश्न को देखते हैं 16, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी पूरी तरीके से सहमत थे, क्योंकि इनको यह चीज़ लगी कि अब यहाँ पे भारत का विभाजन यहाँ पे रुक सकता है, तो इसलिए इन्होंने कहा, क्या कहा था कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरीके से थे। और इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। अगला प्रश्न है 17, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद जी, क्योंकि ये सामान्यतः 1940 से 1945 तक जो है कि लगातार ही जो है कि अध्यक्ष बने रहे कांग्रेस कमेटी के, और यही जो है कि इन्होंने क्रिप्स मिशन से भी प्रस्ताव पे बात की और लॉर्ड वेबल के प्रस्ताव पर भी बात की, इन्होंने दोनों से ही वार्ताएँ की थी। अगला प्रश्न है आपका 18, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब ये भारत आ रहे थे 1946 में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी इसमें अध्यक्ष थे। तो यहाँ देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्री आज़ाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था और 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की थी। तो ये तो था आपका कैबिनेट मिशन। अब हमारा अगला टॉपिक इसमें शुरू होता है संविधान सभा, जिसको हम आज ही और अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत का समर्थन दर्शन जो है कि 1895 ईस्वी के स्वराज्य विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर से सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने दिया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा
कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए या होगा, और वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय जी ने किया था, और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, और मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया कि इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है कि स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना। तो यह तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ही था, और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना, क्योंकि जब तक संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा तब तक कोई तो ऐसी सरकार होनी चाहिए ना जो भारत का प्रशासन देखती रहे। तो इसलिए एक अंतरिम सरकार रहेगी, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग थे, एक तो थे आम जनता, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। सिख में केवल पंजाब ही था केवल शामिल। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, और संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए, क्योंकि कांग्रेस ने जिसमें से 208, मुस्लिम लीग ने 73 और 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार को प्राप्त हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हालांकि 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई इसकी दिल्ली में, तो राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, और भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यानी 15 अगस्त को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान घोषित की गई थी, और संप्रभु संविधान घोषित किया गया। और इसके बाद या उस दिन ही अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि इसके अध्यक्ष ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर जी ने संभाला था। गणेश वासुदेव मावलंकर। ब्रिटिश युग में मावलंकर ने वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे, एवं स्वतंत्र भारत के होने के बाद भी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 56 तक कार्य किया, और 1937 से 46 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के वो अध्यक्ष भी रह चुके थे, बम्बई के। तो आगे प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग इस पर कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ औपचारिक या अनौपचारिक की बात ही नहीं हो रही है। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या दिया हुआ था ऑप्शन यहाँ पर, तो देखेंगे आप कांग्रेस पार्टी 1936, जब औपचारिक रूप से इसकी मांग की गई थी। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पढ़ते हैं इसी चीज़ को फिर से रिपीट करके कि संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में होता है, जो कि तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में गांधी जी की ओर से भी इसके संकेत मिलते हैं, जब उन्होंने 1922 में विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। हालांकि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। और अगर हम बात करें औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया, और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। और उल्लेखनीय है कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में होता तो यही विकल्प सत्य होता, क्योंकि 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या महारानी की घोषणा के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत 1946 के तहत। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे।
मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना है और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। तो आगे देख लेते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो विचार की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे, वैसे तो यहाँ क्रिप्स मिशन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में क्रिप्स मिशन नहीं है तो हम कैबिनेट मिशन को ही मान के चलेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को जो है कि दिए जाने की बात थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जो पहला सत्र शुरू हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसी दिन आपके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया, और जबकि दूसरा जो सत्र हुआ वो 11 दिसंबर को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है कि स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को। 7 प्रश्न, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष, अब यहाँ पर बात आ रही है कि प्रभुसत्ता संपन्न, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि यहाँ ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा भी है, लेकिन यहाँ पे प्रभुसत्ता संपन्न की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है कि आयोग के गठन के समय संविधान सभा संप्रभु तो नहीं थी, हालांकि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित करती है, और उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए अभिष्ट उत्तर क्या माना गया, राजेंद्र प्रसाद जी को मान लिया गया। और अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो देखिए 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में। जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के जो एम.ए. जिन्ना थे वो इसके सदस्य नहीं थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के लिए भारतीय संविधान सभा का चुनाव किया गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हालांकि वो आगे चल के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी, कौन से अस्थायी सदस्य के रूप में यानी अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था। तो जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अब हमारा अगला टॉपिक आता है अंतरिम सरकार, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अंतरिम सरकार का गठन। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा अंतरिम सरकार का गठन 1946। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। तो किसको दिया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और किसके द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू ने के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, और यहाँ पर जो घोषणा की गई, और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की कोई भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। और आगे देख लेते हैं, इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में अरुणा आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग दिया गया था, और 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई, जिसमें अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए, और इसमें महत्वपूर्ण पद लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाया। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मंत्री पद पर नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे, जिनके नाम लिए हुए यहाँ पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफ़ात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और सी.एच. भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। बाद में लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 में सरकार में मंत्री बनाया गया और जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और सर सफ़ात अहमद को हटना पड़ा। बंगाल के ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार के वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी थे और 16 अगस्त 1946 को ही मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी, जिसमें हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान, लेकिन लेकर ही रहेंगे, तो इस तरीके की डिमांड जिन्ना की थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की और उक्त तिथि को दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। और इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र था, जहां गांधी जी खुद जाकर इस दंगे को रोकने का प्रयास करते हैं नोआखली में। अब आइए यहाँ पर प्रश्नों को देख लेते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता उसको की गई थी। अध्यक्षता यहाँ पर देखेंगे आप, कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया और 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। हालांकि मुस्लिम लीग शुरू में इसमें शामिल नहीं हुई थी प्रारंभिक रूप में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि मामले का विभाग इनको सौंपा गया था, जबकि रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था और जबकि विदेश मामले और राष्ट्रमंडल स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही स्थित था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो ये अरुणा आसफ अली जी के द्वारा देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह क्या था? तो वित्त विभाग था। वो कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था। देखेंगे आप कि 1946 में लॉर्ड बेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई थी। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। हालांकि लियाकत अली को यहाँ पर वित्त मंत्री बनाया गया और उन्होंने नया बजट जब प्रस्तुत किया तो उस समय के जितने भी उद्योगपति थे और व्यापारी थे इन पर अत्यधिक कर लगा दिए थे। 7 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो ये लियाकत अली साहब जो है कि वित्त मंत्री थे। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो बलदेव सिंह भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, अली जहीर भी थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी इसके सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 यानी कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री के पद पर नहीं थे? तो न तो अबुल कलाम आज़ाद जी इसमें शामिल थे और न ही लियाकत अली, क्योंकि लियाकत अली तो अक्टूबर में शामिल होते। कब शामिल होते? अक्टूबर 1946 में शामिल होते, लेकिन 2 सितंबर को शामिल नहीं होते हैं वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सितंबर 1946 को जब गठित की गई थी अंतरिम सरकार तो अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर मंत्री नहीं थे, केवल 12 कांग्रेसी थे, जिसमें नेहरू जी, पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरत बोस, जॉन मथाई, बलदेव सिंह, सफ़ात अहमद, जगजीवन राम और सैयद अली और सी.एस. भाभा थे। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे, लेकिन 5 सदस्यों के बाद मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हो गई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है,
वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। बंगाल के ए फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग के गठबंधन की सरकार वर्ष 1946 में चुनाव में सत्ता में आई और बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक तो सत्ता में रहा और प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के लिए सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946 को इन्होंने सुनिश्चित की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी और वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र भी रहा था। और अगला हमारा टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी इसी में, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 51 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। उन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं रहना चाहती या नहीं है। एटली ने बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया और जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले भी सकते हैं। अगर लगता है कि ऐसी स्थिति बन रही है कि विभाजन ही एक अंतिम विकल्प होगा तो आप ले सकते हैं ऐसा, मतलब कि ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके, माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत के विभाजन की एक योजना तैयार की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति यानी कि राजा और रानी के सिग्नेचर जो थे 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब तक उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था। एक वैकल्पिक योजना बनाई थी और ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था और इनका जो कार्य था, इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिसमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और 2 हम देखते हैं किसके सदस्य होंगे, तो वो रहेंगे आपके मुस्लिम लीग के। ओके, तो 2 मुस्लिम लीग के, 2 कांग्रेस के। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं और वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा, अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा जो है कि।
15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी जी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने और वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद वर्ष 1951 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको हम सीमांत गांधी, ने मतदान दिया क्योंकि वो भारत के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया और पंजाब प्रांतीय कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। ये 15 अगस्त यानी कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें और उसके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडलों के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई और स्वतंत्रता के इस अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी ने 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे जनवरी 1950 तक बने रहे। हालांकि 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और 1959 में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर एक स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। सी राजगोपालाचारी जी ने भी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर बने। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। भारतीय राष्ट्रीय नेता जो कि 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया और आर कोपलैंड के शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोंटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पडिक्कर ने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, जो बंगाल, मैसूर, मराठा, हैदराबाद, जूनागढ़ इन सभी के खिलाफ एकीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। के.एम. पडिक्कर के शब्दों में यही कहा गया। तो आइए अब हम इस पर MCQs को भी इसी क्लास में कवर करेंगे, जिससे समय कम रहते ही आपका लगातार क्लासेस के माध्यम से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दी जाए। पहला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी और क्लीमेंट एटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो प्राइम मिनिस्टर तो एटली थे और 1945 तक उनका कार्यकाल था और लेबर पार्टी जो है कि सत्ता में थी। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। अभी हमने ऊपर व्याख्या पढ़ ली। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब की थी? तो फरवरी 1947 में ही उन्होंने यह स्टेटमेंट दे दिया था। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर का प्रश्न के बाद चौथा नंबर प्रश्न है आपका। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा
कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने घोषणा की कि जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़ दिया जाएगा। और फाइनली फिर एक लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया और शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए कार्य सौंप दिया गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ या यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। तो बी ऑप्शन सही है कि वैसे तो उन्हें कहा गया था कि संयुक्त रखने की कोशिश करना, अगर आवश्यकता पड़े तो आप चाहे अपने स्वयं निर्णय ले सकते हो, और वही निर्णय उन्होंने लिया कि हम इसको विभाजित किए बिना नहीं दे पाएंगे सत्ता। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनती है? क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना, बेवल योजना, माउंटबेटन योजना? तो सी हो जाएगा, क्योंकि माउंटबेटन योजना 1947 में आई, बेवल योजना 1945 की है और क्रिप्स मिशन योजना 1942 की है। तो पढ़ते हैं इसको। माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया गया और लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, माउंटबेटन योजना आधार बनी किसका? ब्रिटिश शासन की निरंतरता की? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे शासन को समाप्त करना था, रोकना था। तो आगे देखते हैं, सत्ता हस्तांतरण की और देश विभाजन की। तो बी और सी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 7, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में से पारित कर दिया गया। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को आई के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई और यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हो चुका था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ कब? तो जुलाई 18 जुलाई 1947 से ही प्रभावी हो गया। 9 प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसकी योजना थी? डुरंड योजना, मार्ले मिंटो, माउंटबेटन या बेबल? तो आप देखेंगे सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि माउंटबेटन योजना ही 1947 में आती है, जबकि मार्ले मिंटो आपकी 1909 में आती है, जिसमें पृथक निर्वाचन सुधार किया जाता है, और बेबल योजना आपकी 1945 में थी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को इन्होंने एक घोषणा दी थी। अगला प्रश्न है आपका 11, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। बिल्कुल सही बात है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका कोई इससे कारण या कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कहेंगे कि हाँ दोनों ही बातें सही हैं और ये निर्बल भी हो चुके थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही या स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी? तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसका डी हो जाएगा कि ए तो गलत है लेकिन आर सही है। ब्रिटेन संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, अर्थात कि यह पूरी तरीके से मुक्त हो गई। और उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक के द्वारा ही की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। क्या है अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गई थी राजकीय, यानी कि राजाओं के द्वारा, वहाँ पे जो राजा रानी होते हैं, महाराजा महारानी, तो उनके द्वारा यह स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा उसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को जो है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विधेयक को पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को इस पर राजकीय स्वीकृति भी दे दी गई थी। और अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। इसमें क्या कहा गया था
कि 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। अगला प्रश्न है 15। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हो गई क्योंकि उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था? बिल्कुल नहीं। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी, ऐसा भी नहीं था। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से को बचाना चाहते थे। यह बात बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड बेवल के स्थान पर वायसराय बनकर आए थे, 3 जून 1947 को घोषणा की कि भारत के बंटवारे की बात की और कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते और इसलिए हमारा तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान प्रकोष्ठ बना होता। तो इसलिए जो है कि ये ज़रूरी था कि एक पाकिस्तान ही रहे, 100 पाकिस्तान न बने यहाँ पर। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया? बिल्कुल स्वीकार किया। वह द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत को मानती थी? बिल्कुल नहीं मानती थी। तो ए आपका सही है और आर आपका गलत है, इसलिए सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित कर दें या जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गांधी को लगा कि शायद अगर जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए तो शायद जिन्ना अपने पाकिस्तान की मांग को छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए नियुक्त की गई थी और ये IAS प्रीलिम्स 2014 का प्रश्न भी है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर रेडक्लिफ साहब ने जो है कि इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ लिखा हुआ है कि रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4.5 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था किस समय? जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, क्योंकि इसको माउंटबेटन योजना ने समाप्त कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और एक बाल्कन प्लान जो कि गुप्त माध्यम था, गुप्त जो है कि एक नीति थी, इसके तहत जो है कि इसको अस्वीकार कर दिया गया और साथ ही साथ यहीं से अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया कि अब विभाजन नहीं टल सकता है। तो क्या बात थी यहाँ पे? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की और अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। तो किंतु मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर ली थी, बाद में 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है 21। 15 जून 1947 को कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आचार्य JB कृपलानी, और इन्हीं की पत्नी जो सुचेता कृपलानी थी वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा डिटेल है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी साहब ने की थी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो समर्थन तो आपके अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। तो यहाँ पढ़ते हैं, 3 जून 1947 को विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने उसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो ये डॉक्टर किचलू ने लिया था और इसी के बाद इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र कांग्रेस को छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं
कि सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। अगला प्रश्न है 25। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने किया था। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, सीमांत गांधी जी ने कहा है, इनके साथ डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन हालांकि अबुल कलाम आज़ाद ने किया तथा पटेल और नेहरू ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। और आगे देखते हैं 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगणमन किसने गाया था? तो सुचेता कृपलानी जी ने ही इस गीत को गाया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। यहाँ पर समझना है आपको कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी ही अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। वे इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और वो मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 33 भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभालते हैं और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना भी प्रस्तुत कर देते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी, जो कि गांधी जी की सलाह पर उन्हें चुना गया था। अगला प्रश्न है बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन और फिर वी.वी. गिरी। ये 4 लोग जो है कि 1, 2, 3, 4 राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते हैं। अगर आप कार्यकाल को देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति 1950 से 62 तक, फिर राधाकृष्णन आते हैं 62 से 67, फिर जाकिर हुसैन आते हैं 67 से 69, 2 साल के लिए। फिर अगले आते हैं वी.वी. गिरी, जो कि चौथे रूप में रहते हैं 69 से 74 तक। और हम देखते हैं अगले प्रश्न को यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि 1 और 4 इन दोनों ही लोगों ने 2 और 3 होगा दोस्तों। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और सरदार पटेल हो जाएंगे, ये 2 लोग थे। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। इसके परिणामस्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना भी प्रस्तुत की थी। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो उपयुक्त में से सभी, क्योंकि बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किया था इन्होंने। अगले प्रश्न को देखते हैं 39 भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी साहब थे।
भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी जी ने की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएंगे आपके जेबी कृपलानी साहब। ठीक है, जब ये इस्तीफा देंगे तब इन्हें 1948 में बनाया जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से वह कौन नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो आपके रहेंगे महात्मा गांधी जी, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत जो है कि विभाजित हो, भारत के टुकड़े हों। लेकिन जब भारत विभाजित हो गया तो गांधी जी इससे बहुत ही नाखुश हुए। उनके अपने प्रदर्शन के बावजूद, उनके अपनी योजनाओं के बावजूद उन्हें वो सफलता नहीं मिली कि भारत को एकजुट रख सकें, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए। और दूसरा ये भी था कारण कि 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी जी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहले ही मना लिया था और इसी दिन पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को इस दिन पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह किसने कहा? तो ये आर कोपलैंड ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है? ये के.एम. पडिक्कर साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो अंग्रेजों के जो महाराज थे उस समय जॉर्ज षष्ठम थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज षष्ठम थे, यानी कि जॉर्ज 6 नंबर पे, जिनको दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया था और वह मई 1937 में गद्दी पर बैठे थे। तो ये तो थे आपके भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न। अब हमारा अगला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास, जिसकी हम शुरुआत करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और 1947 तक के जितने भी सुधार आए हैं उन सभी को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो अगली क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इस क्लास से सीधे सीधे 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।